दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मध्यकालीन इतिहास का आखिरी पार्ट मैं आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मैसूर के बारे में, राजपूत वंशों के बारे में और जाट राज्य के बारे में। ठीक है, इन सभी के सवालों को दोस्तों सम्मिलित रूप से दोस्तों यहाँ पर तैयार कराया गया और आज हमारा पार्ट नंबर दोस्तों 91 है। जी हाँ दोस्तों, 91वां पार्ट है और आज हम 2701 से लेकर 2730 तक के सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, किस तरह के सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जैसे 18वीं सदी के मध्य मैसूर पर किस वंश का राज्य था, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, या फिर दूसरा, किस मैसूर शासक ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था? पोर्टो नोवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, कौन सी संधि से समाप्त होता है? टीपू सुल्तान ने कहां पर स्वतंत्रता का वृक्ष स्थापित किया था? किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध जाटों ने विद्रोह किया था? ठीक है, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आज मध्यकालीन भारत इतिहास का आखिरी क्लास है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इसका समापन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा ये सीरीज। शुरुआत से जो मैंने 45 लेक्चर दिया दोस्तों, प्राचीन इतिहास से संबंधित थे और 46 से लेकर के 91 तक की सीरीज दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित रही है। 92 से दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में पढ़ना, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच बनाया गया दोस्तों, अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया गया दोस्तों। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी आप कर पाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम दोस्तों जो बातचीत किया था हम लोगों ने, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 91वां पार्ट आज हमारा है और 2701 से लेकर 2730 तक के सवाल हैं। मैसूर, राजपूत और जाट तीन राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिख रहा 18वीं सदी के मध्य में मैसूर पर किस वंश का राज था? वंश के बारे में पूछ लिया भैया, तो बताइएगा दोस्तों वाडियार वंश। कौन सा वंश चल रहा था दोस्तों? वाडियार वंश का राज था। और वाडियार वंश में कौन राजा था दोस्तों? तो याद रखिएगा चिक्का कृष्णराज। जी हां दोस्तों, चिक्का कृष्णराज दोस्तों ये राजा हुआ करता था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने चर्चा भी किया था। ठीक है, लिख रहा दक्कन में मैसूर राज्य के दो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी दोस्तों कौन थे? तो दो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी में नाम किसका आता है दोस्तों? तो पहला तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, क्यों निजाम क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ निजाम शाही वंश चलता था। अरे निजामुल मुल्क निजाम शाही वंश का तो था, चिनकिलिच खां का तो नाम था। तो याद रखेगा, एक तो दोस्तों सबसे बड़ा भय मैसूर का हैदराबाद के निजामों से था और दूसरा दोस्तों भय किससे था दोस्तों? तो याद रखेगा मराठों से था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मराठे हमेशा हमला करते थे, चौथ और सरदेशमुखी जो कर होता था वो वसूला करते थे। ठीक है, तो ये दो इनके लिए जो है विकट समस्या थी। लिख रहा किस मैसूर शासक ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया? तो याद रखेगा, आपने पढ़ा था इस चीज, चिक्का कृष्णराज के शासन में दोस्तों एक आदमी भर्ती हुआ था, आगे चल के मैसूर का राजा बन जाता, उसका नाम है हैदर अली। क्या नाम है दोस्तों? हैदर अली। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली ने दोस्तों किसे हरा दिया? याद रखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को दोस्तों पराजित कर दिया। सवाल यह आता दोस्तों कि कब ये युद्ध लड़ा गया है? तो याद रखेगा 1667 ईस्वी से लेकर के 1669 ईस्वी तक दोस्तों युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अंग्रेजों का साथ इसमें पता किसने दिया था? अंग्रेजों का साथ ठीक है किसने दिया था? तो याद रखेगा ये जो निजाम थे ना हैदराबाद के, ये निजामों ने भी साथ दिया था और मराठों ने भी साथ दिया था। दोनों अंग्रेजों के साथ थे, उसके बावजूद भी हैदर अली ने इन तीनों को दोस्तों परास्त करके वो कर दिखाया जो संभव नहीं था। आगे बढ़िए, लिख रहा मद्रास की संधि कब और किसके मध्य हुई है? ठीक है, तो मद्रास की संधि दोस्तों जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त होता दोस्तों, तो इसी मद्रास की संधि से समाप्त होता, जो 1167 से 69 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये संधि कब हुई होगी? 1769 ठीक है ईस्वी में। ठीक है, तो लिख रहा 1769 ईस्वी में ये हुई है और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई है। किसके बीच में दोस्तों? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य यह संधि हुई है। अच्छा, क्या निर्णय निकला इस संधि में? इस संधि में यही निर्णय निकला कि जिसका क्षेत्र विजित किया उसे वापस लौटा दे और सब अपने यथास्थान पे, मतलब अपने यथास्थान पे जहां पहले थे वहां पर दोस्तों बरकरार हो जाएं। यही दोस्तों इस संधि का मूल अर्थ निकल कर आता है।
जाता है। लिख रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। चलिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध तो समाप्त हो गया और शायद हैदर अली को बात नहीं पता था कि भैया ये अंग्रेज बड़े धोखेबाज होते हैं, फिर तैयारी के साथ आएंगे और फिर लड़ाई करेंगे। तो 1780 से 84 ईस्वी के मध्य दोस्तों एक बार फिर से हमला होता है। हालांकि कारण दोस्तों यहां पर अंग्रेज नहीं होते, कारण हैदर अली होता है। ठीक है, हैदर अली यहां पर करता क्या दोस्तों, हैदर अली ने कर्नाटक के अर्काट पर हमला कर दिया। ठीक है, कर्नाटक के अर्काट पर क्या कर दिया दोस्तों, अर्काट पर आक्रमण कर दिया, जो तत्काल वजह माना जाता है किसका दोस्तों, इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है, और इस युद्ध में दोस्तों अब जो मराठे थे और निजाम थे, ठीक है, ये दोस्तों किसका साथ दे रहे थे, ये मराठे निजाम आके मिल गए थे किसके साथ दोस्तों, ये हैदर अली के साथ आ गए थे। ठीक है, और कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं ना कि अगर वो किसी का साथ देते तो सत्यानाश हो जाएगा। पिछली बार अंग्रेजों का साथ दिए थे तो अंग्रेजों का सत्यानाश हो गया, इस बार ये हैदर अली का साथ दे दिए, हैदर अली का सत्यानाश हो गया। ठीक है, और इस लड़ाई में हैदर अली क्या हो गया दोस्तों, हार जाता है। ठीक है, और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो जब अंग्रेज हारे थे तब तो उन्होंने यहां पर संधि कर लिया था कि जो जिसका स्थान वापस कर लें, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर संधि को अलग ढंग से पेश किया जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अभी आपको मिलेगा उत्तर। हैदर अली ने किस अंग्रेज शासक को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया था। जब एक कर्नाटक के अर्काट पर हमला किया था उस समय वहां पर कर्नल बेली अधिकारी था। कौन अधिकारी था दोस्तों, कर्नल बेली दोस्तों वहां का अधिकारी था। तो उसी कर्नल बेली को अधिकारी को हरा करके इसने अर्काट पर हमला जीत लिया था। ठीक है, तो इसे लगा अब सब कुछ मिल गया, लेकिन तब 1780 से 84 के बीच में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली की हार भी हो जाती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु हो जाती दोस्तों। ठीक है, इसी लड़ाई में 1782 में ही इसकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, जबकि युद्ध कब तक चला है, 1784 तक चला है और बीच में दोस्तों मृत्यु हो जाती, तो इसका पुत्र जो रहता है टीपू सुल्तान, युद्ध का भार उसके कंधे पर आ जाता है। तो लिख रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों 1780-82 का समय चल रहा है, अभी कार्नवालिस आया नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग का समय है। किसका समय दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का समय। पहले तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग केवल बंगाल का गवर्नर था, लेकिन दोस्तों जब उसे बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया तो मैसूर जो था दोस्तों वो भी उसके नियंत्रण में आ गया था, यह भी याद रखेंगे। हैदर अली के खिलाफ युद्ध करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों किसे भेजा था, तो जब हैदर अली ने अर्काट पर हमला कर लिया था तब दोस्तों यहां पर जनरल आयरकूट को भेजा गया। किसे भेजा गया, जनरल आयरकूट को भेजा गया। ठीक है, और आयरकूट जब आता है ना तो हैदर अली को पराजित करता है, ये आप याद रखें। और आयरकूट यहां आने के बाद नॉर्मली बस खाली लड़ाई नहीं करता है, आयरकूट ने देखा कि इसका साथ कौन दे रहा था, निजाम दे रहे थे, मराठे दे रहे थे, तो पहले इनका साथ तोड़ने के लिए सोचता है, इसीलिए फूट डालता है। तो महादजी सिंधिया जो मराठों की तरफ से थे और निजामों को, दोनों को पहले फूट डालकर अलग करता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फूट डालता है ये, ठीक है, फूट डालता है और फूट डाल करके महादजी सिंधिया को और इधर से निजाम को, दोनों को क्या कर देता है दोस्तों, अलग कर देता है और तब बच जाते हैं ये हैदर अली क्या हो जाता, अकेला पड़ जाता है। और जब अकेला पड़ जाता है तब दोस्तों इसकी हत्या कर दी जाती 1782 ईस्वी में। लिख रहा पोर्टो नोवा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध दोस्तों कब और किसके मध्य लड़ा गया, तो 1781 में। ठीक है, 1781 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संयुक्त रूप से चल रहा था, तो 81 के दौरान दोस्तों ये जब आयरकूट लौट कर आता है ना, आयरकूट और हैदर अली के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई आमने सामने, हैदर अली वर्सेस आयरकूट, उसी युद्ध को क्या नाम दिया गया दोस्तों, उसी युद्ध को पोर्टो नोवा का युद्ध का नाम दिया गया है। और उसी दौरान दोस्तों 1782 में हो जाती है मृत्यु, किसकी दोस्तों, हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध जैसे लिखा कि 80 से 84, तो सन 1780 में शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र का मैदान था और रोज लड़ाई लड़ी जा रही। ठीक है, नहीं, वो दोस्तों एक युद्ध शुरू होता है द्वितीय के नाम से और 84 तक दोस्तों एक उसका निर्णायक युद्ध माना जाता है, उसका एक निर्णय निकल कर आता है, इसीलिए दोस्तों वो पीरियड एक रखा गया है वहां पर। ठीक है, लिख रहा मंगलौर की संधि कब और किसके मध्य होती है, तो दोस्तों पिताजी की मृत्यु के बाद 2 साल तक तो दोस्तों यहां पर हैदर अली दोस्तों लड़ाई लड़ता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मंगलौर की संधि अंत तक करनी पड़ती है। ठीक है, तो 1784 में यहां जो टीपू सुल्तान है,
टीपू सुल्तान है वो और अंग्रेजों के मध्य दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक संधि होती है, ठीक है, और मंगलौर की संधि, और उस संधि के तहत दोस्तों युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है और ये युद्ध हो जाता है समाप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान ने जो अपनी आत्मकथा लिखा उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों तारीख ए खुदाई। क्या नाम है दोस्तों, तारीख ए खुदाई। ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने लायक है कि टीपू सुल्तान के आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है, टीपू सुल्तान के रॉकेट साइंस संबंधी दोस्तों जानकारी कहां मिलती है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने सबसे पहले युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग तो भारत में सबसे पहले बाबर ने किया था, लेकिन रॉकेट का प्रयोग दोस्तों टीपू सुल्तान ने किया था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां मिलता है दोस्तों, वो जानकारी मिलता है फताहुल मुजाहिदीन में। कहां मिलता है दोस्तों, फताहुल मुजाहिदीन जो रचना है दोस्तों, उस रचना में दोस्तों इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह सैन्य पुस्तक है, ठीक है, जिसमें सेना के राज लिखे गए हैं, बहुत सारे तथ्य बताए गए हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान द्वारा कावेरी नदी पर किस बांध का निर्माण कराया गया दोस्तों, किस नदी पर, तो ये भी पूछ सकता है, तो बताइए कावेरी नदी पर। और उस बांध का नाम क्या दोस्तों, तो याद रखेगा कृष्णराज सागर बांध। कौन सा बांध दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध। जी हां दोस्तों, यह बांध कावेरी नदी पर टीपू सुल्तान ने बनवाया है, इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों हैदर अली जो इसके पिताजी थे दोस्तों, उनका दोस्तों एक प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय, एक परियोजना चल रही थी, ठीक है, लाल बाग। ठीक है, लाल बाग परियोजना चल रही थी। उस लाल बाग के कार्य को भी दोस्तों इसने क्या कराया, पूर्ण कराया। ठीक है, पूर्ण कराया। तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। तो भैया हैदर अली तो चल बसे हैं, टीपू सुल्तान है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में पुनः 1789 ईस्वी से लेकर के 92 ईस्वी तक दोस्तों एक लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, जिसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज याद रखेंगे। ठीक है, ये एक बार फिर से यहां पर लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, और फिर से दोस्तों यहां पर अंग्रेजों का साथ किसने दे दिया, देखिए पाला बदलते जा रहे हैं। अंग्रेजों का साथ पुनः निजाम और मराठों ने दे दिया। ठीक है, निजाम और मराठों ने दे दिया। और मैंने आपसे कहा ना, निजाम मराठे जिसके साथ जाते हैं बंटाधार हो जाता। पहले वाले में अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेज हार गए। दूसरे वालों में हैदर अली के साथ थे, हैदर अली हार गए। तीसरे वालों में फिर अंग्रेज के साथ हैं, फिर कोई निर्णायक युद्ध नहीं होता, फालतू रहता है। ठीक है, क्यों, फालतू लोगों के साथ फालतू युद्ध ही होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को कौन सी संधि करनी पड़ी थी दोस्तों, तो इस दौरान दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि होती। कौन सी संधि होती दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम। आपको पता है श्रीरंगपट्टनम दोस्तों राजधानी है टीपू सुल्तान की ना। ठीक है, तो भी याद रखेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और तब जाकर के यह युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई। देखिए मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और किताबों को देखिए, निश्चित रूप से किताबें आपको पसंद आएंगी। स्टडी 91 दोस्तों अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है। आप अगर इस क्लास में इस प्रश्नों की श्रृंखला को जो देख रहे होंगे, आप अपने क्लास नोट्स को उठाइए, जहां से भी आपने कोचिंग किया है वहां पर भी दोस्तों आपको इस तरह से क्लास नहीं दिया गया होगा जैसी क्लास यहां पे दी जा रही। तो क्वालिटी है इन किताबों में दोस्तों, क्वालिटी है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहां से पता कर सकते हैं कैसे किताब को लिया जाए। ऑफलाइन मार्केट में भी किताब है, ऑनलाइन भी किताब है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह पे लिस्ट है। हमारा अपना वेबसाइट है एप्लीकेशन स्टडी 91 का, वहां भी किताबें हैं दोस्तों, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने कब स्वयं की नौसेना खड़ी की। ठीक है, टीपू सुल्तान जब तीसरा वाला युद्ध हारता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हारता है, कब दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर तो याद रखिए 1789 से लेकर दोस्तों 92 तक चला है। तो जब ये युद्ध चलता है दोस्तों ना, तो इस युद्ध के दौरान लगता है कि हम अंग्रेजों को अगर हरा सकते हैं तो हमें अपनी सेना मजबूत करनी पड़ेगी। और यहां पर इसने अपनी नौसेना भी खड़ी कर दी दोस्तों। तो 1796 ईस्वी में दोस्तों इसने अपनी नौसेना खड़ी की है और नौका घाट भी बनवाया है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। और आगे चल के दोस्तों 1797 में इसने पादशाह की उपाधि भी धारण की। ठीक है, पादशाह उपाधि भी दोस्तों इसने धारण की है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया है दोस्तों। ये आखिरी युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो कब लड़ा गया दोस्तों, 1799 में लड़ा गया ईस्वी में। और किसके किसके मध्य, तो याद रखेगा टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेजों के मध्य दोस्तों ये लड़ाई हुआ है और अंग्रेज यहाँ जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिख रहा है टीपू सुल्तान के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। जो प्रांत होते थे, जैसे जिला और प्रांत होते हैं ना, उन प्रांतों को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो इसके शासनकाल में कहा जाता था आसफी टुकड़ी। क्या कहा जाता था दोस्तों, प्रांत को क्या कहा जाता था, आसफी टुकड़ी कहा जाता था टीपू सुल्तान के शासनकाल में। अगर प्रशासन की बात करें तब याद रखेंगे ये कहा जाता था। ठीक है, लिख रहा टीपू सुल्तान ने किस क्रांति से प्रभावित होकर, किस क्रांति से प्रभावित था दोस्तों टीपू सुल्तान, तो याद रखेगा दोस्तों फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। लिख रहा हो करके श्रीरंगपट्टनम में एक क्लब की स्थापना किया था। उस क्लब का नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था जैकोबियन क्लब। कौन सा था, जैकोबियन क्लब उसका नाम था। और जैकोबियन क्लब का दोस्तों मेंबर भी था ये टीपू सुल्तान। ये भी याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ठीक है, लिख रहा मैसूर के किस शासक ने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीनतम संवत का दोस्तों प्रचलन कराया। तो दोस्तों जब टीपू सुल्तान राजा था ना, तो याद रखेगा टीपू सुल्तान ने ही अपने नई मुद्रा का प्रचलन कराया, नया मापतौल इकाई बनाया, नया कैलेंडर जारी किया। ये सब चीजें टीपू सुल्तान से संबंधित हैं। लिख रहा श्रृंगेरी के किस धर्मगुरु के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दान किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा। तो याद रखेगा श्रृंगेरी की बात कर रहा तो दोस्तों जगत गुरु का नाम सुना होगा, जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में दोस्तों इसने दान किया था। ये आप याद रखेंगे। श्रृंगेरी में जो मठ है दोस्तों, उसके वहां पर जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था, पुनर्निर्माण हो रहा था, उसमें भी दोस्तों टीपू सुल्तान का बहुत योगदान रहा है। ठीक है, लिख रहा मैसूर के किस शासक ने आधुनिक रीत पर दोस्तों दूतावास बनाया। जिस तरह से आज भारत का दूतावास दोस्तों अलग अलग देशों में बना हुआ है, उसी तरीके से आधुनिक रीत पर दोस्तों दूतावास की स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे वो इसी टीपू सुल्तान ने किया था। जी हां दोस्तों, टीपू सुल्तान ने कई सारे देशों में दूतावास भी बनाया था दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने यानी मित्रता रखने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता लेने के लिए कहां पर दूत मंडल भेजा दोस्तों, तो कई जगह पे दूत मंडल भेजा था। जैसे इसने अपना एक दूत मंडल भेजा दोस्तों अरब में। ठीक है, अपना एक दूत मंडल भेजा दोस्तों कुस्तुनतुनिया में। कहां पर भेजा, कुस्तुनतुनिया। अब कुस्तुनतुनिया का नाम आता है तो उस समय तो कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, वर्तमान में दोस्तों इसे इस्तांबुल कहा जाता है। ठीक है, इस्तांबुल। ठीक है, तो उस समय इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, वहां भी दूत मंडल इसने भेजा था। बाकी दोस्तों काबुल में दूत मंडल भेजा था। तो जो आज पास के जगह थे, काबुल में भेजा था, मॉरिशस में भेजा था। तो जो आस पास के जगह थे दोस्तों, वहां उनसे अच्छे संबंध बना रहा था और अंग्रेजों को हराने के लिए उस समय जो युद्ध ये लड़े टीपू सुल्तान, वहां पर लोग इसकी मदद करें आर्थिक रूप से या फिर सेना के रूप में या फिर जो है अलग अलग जो है बारूद देकर के, तोप देकर के, बंदूकें देकर के। इसीलिए दोस्तों यह इस कूटनीति के तहत लोगों के साथ मैत्री संबंध बना रहा था। टीपू सुल्तान ने कहां पर स्वतंत्रता का दोस्तों वृक्ष लगाया है। स्वतंत्रता का वृक्ष क्या दोस्तों, तो याद रखेगा जो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। जी हां दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी है ये वहीं पर दोस्तों ये वृक्ष लगाया गया है। और ये स्वतंत्रता का वृक्ष जो है दोस्तों, ये टीपू मतलब ये मैसूर और फ्रांस के मित्रता का प्रतीक है। ठीक है, याद रखेगा उनके मित्रता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों फ्रांसीसियों के साथ इसका संबंध बहुत अच्छा हो गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों अपने में सप्तवर्षीय युद्ध लड़े थे, आपको पता होगा 7 साल तक लगातार दोनों एक दूसरे को हराने के लिए लड़े। ठीक है, तो फ्रांसीसी भी चाह रहे थे कि भारतीय राजा के सहयोग से अंग्रेजों को खदेड़ने का मौका मिल जाए। तो यहां पर दोस्तों ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा 18वीं शताब्दी के राजपूत राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आप 18वीं शताब्दी के राजपूत राजाओं की बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे, तो यहां पर दोस्तों आमेर का नाम आता है। ठीक है, आमेर दोस्तों कहां पर है, आमेर जो है जयपुर में स्थित है। और आमेर की स्थापना दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा सवाई राजा जयसिंह ने किया है। किसने किया दोस्तों, सवाई राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना किया है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और अकबर का विवाह भी दोस्तों यहीं पर हुआ था। तो आपने सवाई राजा मिर्जा जयसिंह ने करिएगा। ठीक है, सवाई राजा मिर्जा जयसिंह, यहां मिर्जा लगाएगा। मिर्जा की उपाधि दोस्तों इन्हें औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, लिख रहा किस राजपूत राजा ने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में दोस्तों ख्याति प्राप्त किया था, तो दोस्तों वो सवाई राजा जयसिंह ही थे, सवाई जयसिंह। ठीक है,
सवाई जयसिंह थे। और देश में दोस्तों इन्होंने 5 जगह क्या बनाया था दोस्तों, 5 जगह जंतर मंतर बनाया। उज्जैन में जंतर मंतर था, बनास में जंतर मंतर है, दिल्ली में जंतर मंतर है और आपके जयपुर में जंतर मंतर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मथुरा में जंतर मंतर है। 5 जगह दोस्तों इन्होंने जंतर मंतर का भी निर्माण कराया। ठीक है, जंतर मंतर। ठीक है, तो ज्योतिष में दोस्तों इनका बड़ा बिलीव था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध जाटों ने विद्रोह किया था दोस्तों, तो ये नेतृत्व दोस्तों गोकुला ने किया था। जी हां दोस्तों, गोकुला जाटों का बहुत तगड़ा नेता था दोस्तों, और गोकुला के नेतृत्व में ही वर्ष 1667 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध दोस्तों यह विरुद्ध किया, ये जो है विद्रोह किया गया था, इसको भी याद रखेगा। आगे दोस्तों इसी जाट सरदार राजा राम का नाम आता है। गोकुला के बाद दोस्तों राजा राम बड़ा तेज तर्रार व्यक्ति रहता है। 1685 ईस्वी में राजा राम ने भी दोस्तों नेतृत्व किया है जाट का। ठीक है, लिख रहा जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, तो ये 2 लोगों को श्रेय दिया जाता है। पहला श्रेय मिलता है दोस्तों चूड़ामन को। किसे मिलता है दोस्तों, चूड़ामन को श्रेय मिलता है। दूसरा मिलता है दोस्तों बदन सिंह को। ठीक है, चूड़ामन और बदन सिंह ये 2 ऐसे दोस्तों व्यक्ति हैं जो सैनिक शक्ति के रूप में दोस्तों परिवर्तित करते हैं जाटों को। और जाटों का जो क्षेत्र रहता है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जाट राज्य की स्थापना यहां पर करते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है किस जाट राजा को जाट राजवंश का अफलातून कहा जाता है। जाट राजवंश का अफलातून दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। किसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल को अफलातून कहा जाता है जाट राजवंश का। और इनका टाइम पीरियड दोस्तों कब से कब था, तो 1700 किसका जाट राजा ना, इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए, एक बार स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में हूं मैं। ठीक है, 1756 से 63 है क्या। ठीक है, तो सूरजमल को दोस्तों अफलातून कहा जाता है। लिख रहा है जाट विद्रोहियों ने सिकंदरा स्थित किस मुगल बादशाह के मकबरे को खोदा और लूट लिया, तो सिकंदरा में दोस्तों किसका मकबरा बना हुआ है, अकबर का मकबरा बना हुआ था। और किस जाट राजा ने दोस्तों इसे तोड़ फोड़ कर अलग कर दिया, तो राजा राम ने किया। ठीक है, राजा राम ने दोस्तों क्या कर दिया, इसके अकबर के मकबरे को उखाड़ फेंका, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और अहमद शाह अब्दाली दोस्तों जब भारत पर हमला किया था 1761 में, हालांकि अहमद शाह अब्दाली ने कुल 6-7 बार हमला किया भारत पर, उस दौरान दोस्तों याद रखेगा बदन सिंह को उसने राजा की उपाधि दिया था। एक सवाल ये भी याद रखेगा, बदन सिंह को राजा उपाधि दिया था। राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों, तो अहमद शाह अब्दाली ने दिया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों इन्हें राजा की उपाधि दिया था। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। समझ में आया, अच्छे से आएगा समझ में भाई, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ। ठीक है, और कब दोस्तों स्टडी 91 की क्लास समाप्त हो जाती है ना, कसम से पता नहीं चलता है। ठीक है, देखिए थोड़ा समय आप रोज पढ़ेंगे ना तो और अच्छी बात है, पता करने की क्या जरूरत है। अगर कम समय में आपकी क्लास समाप्त हो जाती, लोग तो क्लास टाइम में बिता नहीं पाते हैं क्लास में, और आपका टाइम यूं चुटकी में समाप्त हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, स्टडी 91 के साथ पढ़ते रहिए। धीरे धीरे दोस्तों हम लोगों ने 2700 सवाल कवर कर दिए। ठीक है, तो पीछे के वीडियोस को भी जाके रिवाइज कर लीजिए। रात को सोते समय 1-2 वीडियो रिवाइज करते चलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कोई टॉपिक छूटे ना पाए, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। जो विषय पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए दोस्तों, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब किताबें भी आ चुकी हैं, कोर्स भी आ चुका है, सब कुछ आपके सामने है, तो आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। एक निवेदन हाथ जोड़कर है, अगर आपको लगे कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत शानदार है, मेहनत कर रहे हैं, डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से है कि प्लीज आप क्लास को शेयर जरूर से करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टडी 91 की क्लास से जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।